अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। सरसों की फसल में आरा मक्खी कीट की रोकथाम। प्रदेश के जिन किसानों ने मेथी की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है और फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और हानिकारक कीट रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो आप इन सभी कार्यों को कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को मेथी की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जो फसल मेथी की अपने दाने के लिए लगाई है, उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ों को अभी कृषि क्रियाएं करना आवश्यक होता है, जिससे कि अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं तो अभी अपनी फसल 30 से 35-40 दिन की है। उस अवस्था में इसमें एक बार आप खरपतवार निकाल चुके होंगे, नहीं निकाले हैं तो अपने को खरपतवारों को भी निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार निकालने के लिए इसमें रासायनिक का उपयोग नहीं करना है, अपने को हाथ से उखाड़ के या निदाई गुड़ाई करके इनके खरपतवारों को निकालना है। कोशिश करें कि आप हाथ से उखाड़ के इसके खरपतवारों को निकाल दें, जिससे कि आपकी मेथी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो मेथी की फसल में बीजों के जल्दी अंकुरन के लिए बिजाई से पहले सिंचाई करें। मेथी की उचित पैदावार के लिए बिजाई के 30, 75, 85 और 105 दिनों के बाद 3 से 4 सिंचाई करें। फली के विकास और बीज के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। लेकिन सिंचाई देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्या है ये दलहनी फसल है, तो अगर अधिक पानी होता है तो पौधा गल जाता है। बस इसमें नमी रखने के लिए इसमें हल्की सी सिंचाई देना चाहिए, और कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल है, इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अपन नमी की उपस्थिति में 10 से 15 किलो यूरिया एक बार आप टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल वृद्धि हो। 10 से 15 किलो यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। और जब पौधा अपना 40 से 50-55 दिन का हो जाता है, उस समय 05234 नाम का 0 NPK आता है, उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे आपका दाना मजबूत और चमकीला
होता है, जिससे कि बाजार भाव भी अच्छा मिलता है और उसका वेट भी अच्छा रहता है। इस प्रकार आप उर्वरकों का उपयोग करके आप मेथी की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल को माहू कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। अब इसमें बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें माहू। जो आप लोगों ने देखा होगा, हरे और काले कलर के माहू दिखते हैं और उनको थोड़ा पौधे को हिलाएंगे तो उड़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो पौधे पे चिपके हुए दिखेंगे। तो इनका नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरा रस चूस लेती है, आपकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो आपका फलियां भी बनने की संभावना ही नहीं रहती है। मतलब पौधे की पत्तियां नष्ट तो फलियां नहीं बन पाती हैं। इसीलिए आपको ये कीड़ों का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। माहू के लिए अपना कई प्रकार के जैविक आते हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 5 पत्ती काढ़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका येलो ट्रैप आता है, जिसको आप लगा देंगे तो जो माहू है आपके येलो ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और उस पर चिपक के नष्ट हो जाती है। अगर आपके खेत में फिर भी अगर नियंत्रण नहीं होती है तो आप कोई भी रासायनिक दवा का एक स्प्रे कर सकते हैं। इमीडा क्लोरोपेड है, क्लोरोपाइरीपास है, इनकी 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग करके माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल का सबसे हानिकारक रोग है भभूतिया, जिसे हम चूर्णित आसिता के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करें। इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण रोग रहता है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रहता है, जिसमें आप पौधे को देखते हैं कि हल्का पाउडर पौधे के ऊपर जम जाता है, उसे उंगली से खरोचेंगे तो पाउडर आपके हाथ में आ जाता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के लगने से कारण पौधा पूरा पत्तियां पाउडर से जम जाती हैं और उनका वास्पोरेशन सब कम हो जाता है और पौधा का प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, तो आपका पौधे की वृद्धि भी नहीं होती, ना फलियां लगती हैं। तो इनको रोकना भी अपने को बहुत आवश्यक है। इसको रोकने के लिए आपका सल्फेक्स पाउडर आता है, इसका आप उपयोग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अपने ये पाउडरी मिल्ड्यू है या अन्य रोगों की समस्या अपने को लग रही है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बाविस्टीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेथी की समसामयिक तकनीकी अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सरसों की फसल इन दिनों बढ़वार की शुरुआती अवस्था पर है और इसी समय फसल पर आरा मक्खी कीट का प्रकोप सबसे अधिक होता है। इसकी झल्लियां पत्तियों को खाकर भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए समय रहते इस कीट का रोकथाम करना जरूरी होता है। तो आप आरा मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। जैसे हम बात कर रहे हैं आज मस्टर्ड साफ्लाई की, जिसको आरा मक्खी भी बोलते हैं। यह एक हाइमेनोप्टेरा जो वर्ग है उसका एक कीट है। जो आरा मक्खी है वो हमारे लिए फसलों के लिए नुकसानदायक होती है। ये मुख्य रूप से मस्टर्ड जो वर्गीय पौधे हैं उन्हीं पे, जैसे आपका सरसों हो गया और सरसों के साथ में आपका मूली, जो इसी में आपकी सरसों वर्गीय फसलों में आती है, जो आपकी सब्जी है, इनमें भी इसका प्रकोप होता है। आरा मक्खी कीट का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले रंग तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है।
सुंडियों का रंग गहरा हरा होता है, जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की 3 कतारें होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियों की लंबाई 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है। इस कीड़े की सुंडियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट काट कर खा जाती हैं। इस कीड़े का अधिक प्रकोप सरसों में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुंडियां तने की छाल तक भी खा जाती हैं। कीट जब अवस्था में जब पौधा जैसे निकलता है उसमें 1-2 पत्तियां रहती हैं, तभी से खाना शुरू कर देता है। खाने के लक्षण आपको दिखाई देंगे कि इस कीट का जो लार्वा है वो गोल संरचना नुमा होता है और ये पत्तियों में बीच में से होल करता है और खाता हुआ जाता है। लास्ट में मिड ड्रिप छोड़ देता है। अगर कई बार हम देखते हैं कि प्रकोप ज़्यादा होने के बाद में पूरी तरह से डिफोलिएट कर देता है, जहाँ पर पत्तियाँ नहीं रहती हैं। यह कीट 1-2 आपको प्रति पौधे में 1-2 गुच्छों के रूप में आपको दिखाई देगा और सुबह के समय में देखते हैं तो पूरी तरह से आपको चट किया हुआ रहेगा। इसके साथ में अगर इसका नियंत्रण करना है तो सबसे पहले ध्यान दें किसान भाई कि अगर जहाँ पे मस्टर्ड साफ्लाई का प्रकोप ज़्यादा है तो बुआई के समय में, हालांकि बुआई हो चुकी है लेकिन जब नेक्स्ट टाइम बुआई करें तो इसके साथ में कुछ जैसे कीटनाशक आपके क्लोरपाइरिफॉस डस्ट है या और जो इमिडाक्लोप्रिड का जो आजकल फॉर्मुलेशंस डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं या क्लोरेंट्रोलिप्रोल जो कोराजिन का जो डस्ट फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्मुलेशंस, इसको प्रयोग करें बुआई के समय में या बीज उपचार करें। इसके साथ में अगर जैसे ही पत्तियां निकल रही हैं, खा रही हैं, तो किसान भाई सबसे पहला एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि उनको चुन करके नष्ट करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में क्यूनोलफॉस इकालेक्स के नाम से आता है, 2 ml प्रति लीटर पानी का इसमें छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण अच्छे से होता है। कई बार जो जैसे बहुत सारे जो पुराने इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे मिथाइल फेराथियोन है, मेलाथियान है, इसका डस्टिंग भी इसमें बहुत लाभदायक होता है। उसको करके आरा मक्खी का जो नियंत्रण है अच्छे से कर सकते हैं किसान। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले होंगे वापस, केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। किसान आंदोलन के दौरान रेल मंत्रालय भी दर्ज मामले वापस लेने पर सहमत। किसानों पर दर्ज 86 मामले होंगे वापस। एमएसपी पर कमेटी का किया गया गठन। कटनी में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का महामंथन, पदाधिकारियों की 1 दिवसीय बैठक। पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ मिशन 2023 को लेकर रणनीति होगी तैयार। कटनी में बीजेपी की बैठक में पहुंचे सीएम मीडिया से बातचीत में साधा राहुल गांधी पर निशाना। बोले राहुल भूल गए कि ये बदला हुआ भारत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। सुबह हवा में 60 से 65% नमी तथा दोपहर में 30 से 35% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह सकती है। सुबह में हल्के से मध्यम कोहरा लगने की संभावना है।
ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान समय में तापमान में आई कमी को ध्यान में रखते हुए आलू, मटर, टमाटर, मक्का, गेहूं, पपीता और सब्जियों वाली फसलों को कम तापमान से बचाने के लिए खेतों में उपयुक्त नमी बनाए रखें। गेहूं की फसल यदि 21 दिन की अवस्था में है तो पहली सिंचाई आवश्यक रूप से करें। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में विल्ट बीमारी से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित करके बुआई करें। चने के जिन खेतों में उकठा एवं कॉलर रॉट बीमारी का प्रकोप प्रतिवर्ष होता है वहां चने के स्थान पर गेहूं, तिवड़ा या अलसी की बुआई करें, अर्थात फसल चक्र अपनाएं। बीज की मात्रा 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं राइजोबियम कल्चर 6 से 10 ग्राम तथा ट्राइकोडर्मा पाउडर 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। समय पर बोई गई चने की फसल जब 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई होने या 30 से या 35 से 40 दिन की होने पर खुटाई अवश्य करें। चना की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई की 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। आलू की जो फसल 30 दिनों की हो गई है उसमें मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का छिड़काव 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। झुलसा रोग की नियमित रूप से निगरानी करते रहें। फसलों में झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर इससे बचाव के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जरूरत के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। मटर की फसल में चौड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कम तापमान के प्रभाव से दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में प्रभाव पड़ सकता है। दुधारू पशुओं को नियमित रूप से दाने के साथ कैल्शियम भी खिलाएं। पशुओं को रात में खुले स्थानों पर नहीं रखें। बिछावन के लिए सूखी घास या राख का उपयोग करें। समुचित दुग्ध उत्पादन के लिए मवेशियों को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर एवं 50 ग्राम नमक जरूर खिलाएं। बछड़ों को धूप में अवश्य निकालें। बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय को अपनाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पाली, जिला रीवा के कृषक गोपाल यादव ने। ये सर्दी के मौसम में बछड़े बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम बात करेंगे बछड़े बछड़ियों की देखभाल। विशेष रूप से किसान भाइयों, सर्दियों के मौसम में बछड़े बछड़ियों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और क्योंकि इनकी जो मृत्यु दर है तो मुख्य रूप से सर्दियों में ही ज़्यादा होती है। तो मुख्य रूप से इसकी बात आती है कि जो हमारा गाय है, भैंस है, तो ये बछड़े बछड़ियाँ या पाड़े पड़िया को जन्म देती है तो इनकी देखभाल उनके जन्म के 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। मुख्य रूप से जो उसकी
बछड़े बछड़े की जो माँ है, गाय है या भैंस है, तो उसको अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है और मुख्य रूप से उसमें जो खनिज लवण है उसकी विशेष आवश्यकता होती है। तो अतः उनको 3 महीने पहले से ही अतिरिक्त राशन दिया जाना चाहिए। तो गाय को जन्म देने से पहले ही उसको काविंग बॉक्स में ले जाए कि उससे दूसरे पशु उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसको मारे नहीं और उसका समय पर सुरक्षित परवश उसका काविंग हो सके। किसान भाई, जैसे भी हमारी गाय की काविंग होती है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें जो हमारा जो बछड़ा है या बछिया है उसके जो नथने होते हैं, नाक को सलिस्मा झिल्ली होती है उसको साफ करें। आमतौर पर गाय, भैंस, बछड़ा या बछड़ी को जन्म देते ही उसे जीभ से चाटने लगती हैं। इससे नवजात के शरीर को सूखने में आसानी होती है और श्वसन तथा रक्त संचार सुचारू होता है। यदि गाय और भैंस नवजात को न चाटे तो ठंडी जलवायु की स्थिति में बछड़े के शरीर को सूखे कपड़े या टाट से पोंछकर सुखाएं। हाथ से छाती को दबाकर कृत्रिम श्वसन प्रदान करें और उसके जो खुर हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा काट दें और इसी प्रकार उसको जो उसका नेवल फ्लैप है, जो नाड़ा है, उसको 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी से जीवाणु रहित कैंची से या ब्लेड से काटें और टिंचर आयोडीन उसके लगा दें। इससे उसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो और उसको जो नाड़ा है उसको धागे से भी बांध दें तो उससे उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। और इसके साथ ही उसका ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा बछिया है और या पड़िया है उसको जन्म के 2 घंटे के अंदर जरूर उसको खीस मिले और खीस एक पौष्टिक, लैक्जेटिव और एक प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला पदार्थ है। तो उसमें पशु में ये जो हमारे बछड़े में जीवाणु से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें देता है और इसी प्रकार लैक्जेटिव होने से ये उसका बछड़े का जो पेट है वो भी साफ रहता है। जन्म के बाद खीस के अतिरिक्त बछड़े या बछड़ी को 3 से 4 सप्ताह तक मां के दूध की आवश्यकता होती है। उसके बाद बछड़े या बछड़ी वनस्पति से प्राप्त पत्ती और घास को पचाने में सक्षम होता है। आगे भी बछड़े या बछड़ी को दूध पिलाना पोषण की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन यह अनाज खिलाने की तुलना में महंगा होता है। इसी प्रकार जो बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए उसके आसपास अलाव जलाते रहें, उससे उसको ठंड नहीं लगे। इसी प्रकार दिन के मौसम में उसको थोड़ा धूप में बैठा दें और रात के समय उस पर थोड़ा टाट बोरी ढक दें तो उसको निमोनिया नहीं होगा और वो हमारा जो बछड़ा बीमार नहीं होगा। इसी प्रकार जो उसका आवास है, जो हमारी गाय है या बछड़ा वहाँ बैठा है, वो भी पुआल वगैरह या पैरा डाल के उसको थोड़ा गर्म रखा जा सकता है, जिससे क्योंकि फर्श सर्दी में बहुत ठंडा रहता है, तो ये भी उसको ठंड से बचाएगा। इसी प्रकार के जो हमारा बछड़ा है, बछिया है, दूध पिलाते, खीस पिलाएं, फिर दूध पिलाते पिलाते अगर वो 20 दिन के अधिक हो जाता है तो उसका रूमन डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो जैसे घास की पत्तियाँ, हरा चारा, रेजिका या वर्सीम की पत्तियाँ खा सकता है और तो ये राशन भी उसको धीरे धीरे खिलाना शुरू करें। इसी प्रकार उसको थोड़ा जैसे चापड़ है, ये भी गेहूँ का चापड़ है, चूनी है, थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना। ध्यान रखें हर वक्त साफ और ताजा पानी उपलब्ध रहे। बछड़े या बछड़ी को जरूरत से ज्यादा पानी एक ही बार में पीने से रोकने के लिए पानी को अलग अलग बर्तनों में और अलग अलग स्थानों में रखें। पानी को विशुद्ध और रोगाणु तत्वों को हटाने के लिए आप पानी में एक्वा क्योर मिला सकते हैं। इसके साथ ही मुख्य रूप से ये भी बात ध्यान रखें कि जो हमारा बछड़ा बछड़िया है तो करीब वो 10 दिन के आसपास हो तो उसमें डिवर्मिंग जरूर करें, जैसे पेप्राजीन दवा से, और जिससे कि हमारे जो पशु में जो आंतरिक परजीवी नहीं पनपेंगे और बछड़ा बछड़ी उसका कमज़ोर नहीं होगा और इस प्रकार उसका करीब 500 ग्राम वजन प्रतिदिन उसमें बढ़ना चाहिए। यही हमारे स्वच्छ जो बछड़े बछड़ी है उसकी पहचान। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर यदि आप इन बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे जो डेयरी फार्म में काफ मोर्टिलिटी कम होगी और आगे जाके जो हमारी अच्छी बछिया है, अच्छी पड़िया, आगे जाके अच्छी गाय या भैंस बनेगी और उससे हमारा जो डेयरी का व्यवसाय है वो लाभकारी होगा और किसानों को इससे काफ़ी फायदा होगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।